हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवालकर, आपका हेल्थ फिटनेस एंड एजुकेशन गाइडर। आज मैं इन्फेक्शस डिजीज़ डेंगू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके पहले अगर आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मैं डेंगू को स्टार्ट करता हूँ। Dengue is a single-stranded enveloped RNA virus of Favi family. It is of 4 types or 4 serotypes: Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4। इसका मतलब एक इंसान को पूरी लाइफ में 4 बार डेंगू हो सकता है। डेंगू is transmitted by mosquito Aedes aegypti। Aedes aegypti मॉस्किटो से येलो फीवर और डेंगू ये दोनों होता है। आज मैं डेंगू के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले मैं मॉस्किटो के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। डेंगू जनरली रेनी सीजन मई से दिवाली के बीच में होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मॉस्किटो जनरली दिन में काटता है, सनराइज के 2-3 घंटे बाद और सनसेट के 2-3 घंटे पहले। ये मच्छर स्टैग्नेंट और क्लीन वाटर में पाया जाता है। घर के आसपास जहाँ पानी का जमावड़ा है, जैसे कि आपके गमले में, कूलर में, ऐसे टंकी में जिसका यूज नहीं है, वहाँ पर पाया जाता है। ये मॉस्किटो 50 मीटर के दायरे में होता है, उससे ज़्यादा ये नहीं भागता। इसीलिए अगर किसी घर में डेंगू है तो आसानी से पता लगाया जा सकता है 50 मीटर के अंदर में कहाँ इसका ब्रीडिंग पॉइंट है। इस मच्छर में अगर एक देता है तो एक से लार्वा से एडल्ट, ये 12 दिन के अंदर में एक एडल्ट बनता है। लेकिन अगर इसको टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड मिल गया तो ये 7 दिन में भी एक से एडल्ट में बन जाता है। ये मच्छर एक दिन में 3 फीड लेता है। इसका मतलब कि आपको 2 दिन में मच्छर का काटेगा तो 6%, 3 दिन में 9%। मतलब एक फैमिली में अगर किसी ज़्यादा कोई बीमार है तो डेंगू है। और मलेरिया का मच्छर 3 दिन में 1 फीड लेता है। इसका मतलब मलेरिया का पेशेंट एक घर में 1-2 पाया जा सकता है, लेकिन एक घर में अगर ज़्यादा पेशेंट है तो समझिए कि डेंगू ही होगा। ये मॉस्किटो, इसका ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। मीन्स अगर मॉस्किटो में डेंगू है तो उसके बच्चे में भी डेंगू होगा। अगर किसी पेशेंट को डेंगू है, मॉस्किटो में डेंगू नहीं है, तो अगर मॉस्किटो डेंगू पेशेंट को काटेगा तो उस मॉस्किटो में भी डेंगू हो जाएगा। इसीलिए डेंगू पेशेंट को मॉस्किटो नेट के अंदर रखा जाता है ताकि मच्छर दूसरे को, इन्फेक्टेड पेशेंट को काटने के बाद दूसरे नॉर्मल पेशेंट को ना काटे। अब बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। फर्स्ट, मच्छर को मारने के लिए छिड़काव करें, फॉगिंग करें। मच्छर को ना घुसने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें।
ये मॉस्किटो दिन में काटता है तो फुल स्लीव का कपड़ा पहने। ये मच्छर साफ पानी और घर में के आसपास रहता है तो पानी का जमावड़ा ना होने दें, हमेशा ड्राई रखें, वॉच करें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है। वैक्सीन फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। वैक्सीन से लेंथ ऑफ इन्फेक्शन सिम्टम्स कम हो सकता है, तो बेटर है और मॉस्किटो नेट का यूज़ करें कि आपको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ना काटे। अगर कोई पेशेंट है तो उसको मॉस्किटो काट के फिर नॉर्मल पेशेंट को ना काटे। इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डेंगू के बारे में चर्चा करते हैं। डेंगू की मॉर्टलिटी 1000 में 1 है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन होता है। मतलब अगर इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी को काटता है तो उसका सिम्टम्स 4 से 10 दिन के बाद पता चलता है। डेंगू 3 फेज इसका होता है: फेब्राइल, क्रिटिकल फेज एंड रिकवरी फेज। क्रिटिकल फेज सभी पेशेंट में नहीं आता है। क्रिटिकल फेज जनरली उन पेशेंट में आता है जिसको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ, जिसको पहले डेंगू हुआ होता है। दूसरा, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है। तीसरा, कोमॉर्बिड कंडीशन, जिस पेशेंट को डायबिटीज़, किडनी प्रॉब्लम, लीवर डिजीज़, कार्डियक प्रॉब्लम है, जिसका एज मोर देन 80 ईयर्स है, लेस देन 10 ईयर्स है। प्रेग्नेंट पेशेंट या इन्फेंट लेस देन 18 मंथ, उस कंडीशन में क्रिटिकल फेज में आता है। टाइप्स: डेंगू माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। माइल्ड किसी किसी पेशेंट में एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता है कि डेंगू उसमें हुआ है। उस पेशेंट को कब डेंगू आया, कब डेंगू चला गया, पता नहीं चलता है। माइल्ड विदाउट क्रिटिकल फेज, मतलब माइल्ड डेंगू होगा, उस पेशेंट में क्रिटिकल फेज नहीं आएगा। फेब्राइल, देन डायरेक्ट रिकवरी फेज। और जिस पेशेंट में क्रिटिकल फेज आता है उसमें 2 तरह का, मॉडरेट एंड सीवियर। सीवियर 2 तरह का होता है, एक डेंगू हेमोरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब मैं फेब्राइल फेज के बारे में बात करता हूँ। फेब्राइल फेज सडन ऑनसेट ऑफ फीवर 38.5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है बुखार। ये जनरली 4 से 7 दिन तक रहता है, उसके बाद ही बुखार सबसाइड करता है। बुखार के साथ आपको हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल पेन, आँख के अंदर लगेगा दर्द होगा। माइल्जिया और थ्रेल्जिया, ब्रेक बोन पेन, मतलब देह हाथ काफ़ी दर्द करेगा। साथ में आपको रिस्पायरेटरी सिम्पटम, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी मिल सकता है किसी किसी पेशेंट में। जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी भी मिल सकता है। मैक्लो, किसी किसी पेशेंट में मैक्लोपेपुलर एक्जेंथीमा, ये फीवर के 2 से 5 दिन के बाद दिखाई देता है। ब्लैंचिंग टाइप ऑफ रैश दिखाई देता है। किसी किसी पेशेंट में हिपेटोपैथी दिखाई देता है। माइल्ड जॉन्डिस दिखाई देगा। अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, एक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स घटा हुआ मिल सकता है। दूसरा, हीमेटोक्राइट वैल्यू आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। 20% इंक्रीज देन द नॉर्मल वैल्यू। और
किसी पेशेंट में ल्यूकोपीनिया WBC भी घटा हुआ मिल सकता है, ESR रेज्ड मिल सकता है, लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ मिल सकता है, SGPT SGOT, खास करके SGOT जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। BP जनरली नॉर्मल रहता है। अब बात करते हैं क्रिटिकल फेज की। क्रिटिकल फेज जैसा कि मैंने पहले बताया कि सारे पेशेंट में नहीं मिलता है। ये क्रिटिकल फेज जनरली उस पेशेंट में मिलता है जिसका प्रीवियस इन्फेक्शन जिसको हुआ होता है, मतलब पहले उसको एक बार डेंगू कभी हुआ है। दूसरा कोमॉर्बिड कंडीशन, जैसे कि आपको किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, एज मोर देन 80 है, लेस देन 10 ईयर्स है, इम्यूनिटी कम है, प्रेगनेंसी इन्फेंट लेस देन 18 मंथ है, तो उस फेज में क्रिटिकल फेज आएगा। इसमें कुछ वार्निंग साइन होता है जो कि आपको देखना पड़ेगा। और क्रिटिकल फेज में जब पेशेंट आता है तो उस पेशेंट को आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना ही चाहिए। क्रिटिकल फेज जनरली स्टार्ट्स व्हेन फीवर सबसाइड्स and last for 48 and 72 hours। क्रिटिकल फेज में व्हाट आर द वार्निंग साइन? इसमें पेन एब्डोमेन में आपको जनरली पैंक्रेटाइटिस, एक कैलकुलस, कॉलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग होगा, ओरल इंटेक आप नहीं ले पाएंगे। हिपेटोमेगली मिलेगा, लीवर मोर देन 2 सेंटीमीटर इनलार्ज मिल सकता है। जॉन्डिस दिखाई दे सकता है, हल्की जॉन्डिस दिखाई दे सकती है। फ्लूइड प्लाज्मा लीकेज होगा थर्ड स्पेस में, जिसके कारण से एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, लीवर के आसपास, गॉल ब्लैडर के आसपास पानी का जमा हो सकता है। आपका अगर काफ़ी प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो जिंजाइवल ब्लीडिंग, इक्कीमोसिस, पेटेचियल हेमरेज दिखाई दे सकता है। क्रिटिकल फेज में आप मॉडरेट और सीवियर को 3 टेस्ट के द्वारा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला, अगर बीपी, अगर सपोज कीजिए नॉर्मल बीपी किसी का 120/80 है तो डिफरेंस 40 है। अगर ये डिफरेंस 20 और 30 के बीच में है तो ये मॉडरेट है। अगर लेस देन 20 है तो ये सीवियर की तरफ जा रहा है। हीमेटोक्राइट अगर मोर देन 20 इंक्रीज किया तो ये मॉडरेट, अगर मोर देन 50 है, 50% पहुंच रहा है तो ये सीवियर की तरफ जा रहा है। और तीसरा, कैपिलरी फ्रेजाइलिटी टेस्ट करते हैं। अगर ये कैसे करते हैं? सपोज कीजिए आपका बीपी 120/80 है तो दोनों के बीच में 100 है, तो टॉर्निक्वेट बांधते हैं और सिस्टोलिक 100 के पास 5 मिनट तक रख देते हैं। अगर आपका प्लेटलेट्स कम रहता है तो देखेंगे आर्म में 1 इंच के अंदर आपको बहुत मल्टीपल स्पॉट्स मिलेगा, पेटिशियल हेमरेज मिलेगा, मीन्स कैपिलरी फ्रेजाइलिटी टेस्ट पॉजिटिव है, प्लेटलेट्स कम है। ये आप मॉडरेट केस में मिलेगा, क्योंकि सीवियर केस में ऑलरेडी ब्लीडिंग तो होगा ही होगा, जिंजाइवल ब्लीडिंग है और भी बहुत तरह से ब्लीडिंग आपको मिलेगा। अब सीवियर की बात करते हैं। सीवियर 2 तरह का होता है, एक डेंगू हेमोरेजिक, दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू हेमोरेजिक तब होता है जब मोर देन 2 सीरोटाइप्स किसी पेशेंट में है, इसीलिए पेशेंट को अवॉइड करते हैं कि उसको सेकंड बाइट ना हो, इसीलिए पेशेंट को मॉस्किटो नेट के अंदर रखते हैं। अगर किसी डेंगू है, माइल्ड केस है, वो क्रिटिकल फेज में ना जाए और वो सीवियर केस में ना जाए, तो इसीलिए उसको मॉस्किटो नेट में रखते हैं।
और इस फेज में आपका जिंजाइवल ब्लीडिंग, इकोमोसिस, पेटिशियल हेमरेज, मेलाइना और आपका थर्ड स्पेस में फ्लूइड लॉस होगा, ऑर्गन फेल्योर मिलेगा। और अगर आप टेस्ट कराएंगे तो इसमें हीमेटोक्राइट जो है इसमें डाउन मिलेगा। जनरली बाकी में हीमेटोक्राइट अप मिल रहा था, इसमें आपको इस फेज में डाउन मिलेगा। फोर्थ सीवियर केस डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें सारा सिम्टम्स आपका डेंगू हेमरेजिक प्लस इसमें आपको पेशेंट शॉक में रहेगा, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की तरफ पेशेंट जाएगा। नाउ रिकवरी फेज। रिकवरी फेज स्टार्ट्स व्हेन फीवर सबसाइड्स और आफ्टर क्रिटिकल फेज। अगर आपका माइल्ड केस है तो किसी में डायरेक्ट फेब्राइल फेज के बाद आपका रिकवरी फेज आ जाता है। अगर किसी में क्रिटिकल फेज है तो क्रिटिकल फेज के बाद रिकवरी फेज आएगा। रिकवरी फेज जनरली स्टार्ट्स व्हेन फीवर सबसाइड्स और इसमें रैश मिलेगा सिमिलर टू द फर्स्ट फेज, फेब्राइल फेज में जिस तरह से है। इसमें रैश में प्लूराइटिस मिल सकता है। ये फेज रिकवरी फेज जनरली 1 से 5 दिन तक आपको रहता है। इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड वाइटल साइंस नॉर्मल आने लगता है। किसी में बुखार के बाद अगर आपका रैश आ रहा है तो समझिए कि आपको रिकवरी फेज आ गया है, तो आप खुश रहिए कि आपका डेंगू ख़त्म हो रहा है। नाउ डायग्नोसिस। फर्स्ट टेस्ट इज NS1 एंटीजन। अगर NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव डेंगू। बट NS1 एंटीजन बिकम लेस सेंसिटिव आफ्टर 7 days ऑफ ऑनसेट। मतलब 7 दिन के बाद अगर आप टेस्ट करा रहे हैं, किसी को बुखार है, अगर उस समय NS1 एंटीजन निगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेंगू इसको नहीं है। सेकेंड टेस्ट सेरोलॉजी टेस्ट। सेरोलॉजी में 2 टेस्ट IgG, IgM। IgM जनरली 3 से 4 दिन के बाद पॉजिटिव होता है क्योंकि एंटीबॉडी अपीयर होने में समय लगता है। सेकेंड IgG। अगर IgG पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, तो IgG का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अगर आपका पॉजिटिव है IgG, इसका मतलब पहले आपको इन्फेक्शन हो चुका है, और इस बार अगर IgM पॉजिटिव है या NS1 एंटीजन पॉजिटिव है तो मतलब सेकेंड टाइम जब डेंगू होता है तो वो ज़्यादा सीवियर होता है। तो इस समय आपका क्रिटिकल फेज में आने का चांस ज़्यादा होता है, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट माइल्ड केस में टू कंट्रोल फीवर आप पैरासीटामोल दीजिए। पैरासीटामोल 40 to 60 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज दीजिए। अगर पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग कीजिए, लेकिन अवॉइड एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफेन क्योंकि ये प्लेटलेट्स को और घटाएगा, प्लेटलेट्स को और मारेगा। सेकंड, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन आप ऑरल फ्लूइड इंटेक को बढ़ाइए, ORS दीजिए। अगर ORS नहीं है तो नमक, नींबू, चीनी, पानी का घोल बनाइए, 1 से 2 लीटर तक पिलाइए दिन भर में। तीसरा, प्लेटलेट्स बढ़ाने की भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, कैरेका पपैया, प्लेटिमैक्स, 1 से 1 गोली दिन में 2 बार या 3 बार उसको दीजिए। चौथा, अगर सोर थ्रोट है, सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं।
एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ओडी खाना खाने के पहले। अब बात करते हैं अगर पेशेंट क्रिटिकल फेज में है। नाउ ट्रीटमेंट इन क्रिटिकल फेज, फर्स्ट एडमिट द पेशेंट इन हॉस्पिटल, check and monitor fluid intake output, urine output, check vitals, hematocrit. If fluid is inadequate, give crystalloids, NSRL, and give in stepwise manner. 5 to 7 ml per kg per hour for 1 to 2 hours. Then 3 to 5 ml per kg per hour for 2 to 4 hours. If fluid is still inadequate, then give 2 to 3 ml per kg per hour for 4 to 6 hours. Check fluid intake output. If fluid adequate, then shift the patient to the oral intake. And again check and monitor vitals, input, output. Now treatment for the dengue hemorrhagic fever. Now dengue hemorrhagic fever treatment. Check input, output, vitals, and same treatment as a critical phase. Check hematocrit. अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो हेमेटोक्राइट डाउन हो जाएगा। अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो हेमेटोक्राइट इंक्रीज करेगा। तो डेंगू हेमोरेजिक फीवर में अगर हेमेटोक्राइट डाउन है मीन्स ब्लड लॉस हो रहा है। तो ब्लड लॉस होता है तो उसमें ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो 5 to 10 ml पर kg पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। अगर होल ब्लड सेल्स देते हैं तो 10 to 20 ml पर kg। अगर हेमेटोक्राइट आपका इंक्रीज कर रहा है, फ्लूइड लॉस ज़्यादा है, तो 10 to 20 ml पर kg पर आवर क्रिस्टलॉइड्स NS और RL विदिन हाफ एंड 1 आवर देते हैं। नाउ ट्रीटमेंट इन डेंगू शॉक सिंड्रोम, पेशेंट बिकम्स हाइपोटेंसिव, तो इस केस में क्रिस्टलॉइड कोलॉइड्स देंगे 20 ml पर kg पर आवर विदिन 15 मिनट्स के अंदर। और वाइटल चेक करेंगे, हेमेटोक्राइट चेक करेंगे। अगर हेमेटोक्राइट घटा हुआ है मीन्स ब्लीडिंग हो रहा है, तो जैसा कि हेमोरेजिक में बताया उसी तरह से देंगे। और अगर हेमेटोक्राइट इंक्रीज है तो फ्लूइड लॉस है, तो जिस तरह से अभी बताया उस तरह से फ्लूइड देंगे। अब बात करते हैं वैक्सीन का। वैक्सीन इज़ नॉट फुली प्रोटेक्टेड। ये सिम्टम्स को कम करेगा और ये लेंथ ऑफ सीवियरिटी को घटाएगा, ड्यूरेशन को घटाएगा। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डेंगू के साथ आपको मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। फीवर विथ कफ इन्फ्लुएंजा है। फीवर विथ राइगर आफ्टरनून में है, मलेरिया। फीवर विथ राइगर अगर इवनिंग में है तो फाइलेरिया होने के चांस है। फीवर प्लस अगर पेशाब में जलन है तो यूटीआई हो सकता है। फीवर प्लस कफ और बार बार बुखार है तो न्यूमोनिया भी हो सकता है। फीवर अगर जॉइंट में पेन है तो चिकनगुनिया हो सकता है।
और चिकुनगुनिया में जॉइंट पेन काफ़ी होता है और जब फ्लेक्शन करते हैं तो उस समय आराम मिलता है। चिकुनगुनिया में प्लेटलेट्स कम नहीं होता। प्लेटलेट्स के बारे में जनरली 20,000 और 20,000 से अगर ज़्यादा होता है प्लेटलेट्स तो हम लोग नहीं चढ़ाते हैं। 20,000 से कम होने से जो है प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। और एक मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए 2% प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी 5 से 10,000 प्लेटलेट्स अगर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए बकरी का दूध, ऊँट का दूध पिलाते हैं, ये सब गलत है। इस सब से प्लेटलेट्स में कोई फ़ायदा नहीं है, ये भ्रांति है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव पैथी। अल्टरनेटिव पैथी में पहला होम्योपैथी। होम्योपैथी में जनरली ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपके आसपास डेंगू फैला हुआ है, डेंगू का सीजन है, तो आपको डेंगू ना हो तो उसके लिए यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 पोटेंसी में आप 2 ड्रॉप्स सुबह सुबह पीजिए जब तक आपको डेंगू आपके आसपास है। अगर आप बच्चे हैं तो 1 ड्रॉप लीजिए। अगर डेंगू हो गया है तो उसके लिए पहला यूपेटोरियम परफोलिएटम 30 पोटेंसी में लीजिए। ये फीवर को घटाता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाता है, बॉडी एक को कम करता है। तो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। सेकंड, अगर आपको बुखार के साथ वीकनेस है तो जेलसीमियम 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। अगर आपको बुखार के साथ ज्वाइंट पेन है, रक्सटॉक्स 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। अगर ज्वाइंट पेन, अगर बॉडी एक बहुत ज़्यादा है तो आप ब्रायोनिया भी 30 पोटेंसी में आप उसको ऐड कर सकते हैं, 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। अगर हेडेक है तो आप बेलोडोना 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। और साथ में मैं एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ, उस कम्बिनेशन में 4 दवाइयाँ हैं। एक टीनस्पोरा कार्डिफोलियम जिसको गिलोय बोलते हैं, दूसरा कैरेका पपैया पपीता से है, तीसरा ऑसिमम सैंक्टम तुलसी, चौथा इचिनेसिया। ये मदर टिंचर चारों ले लेंगे। 30 ml की शीशी आती है वो लेंगे। WSI की या SBL या डॉक्टर रेकबेक की कंपनी का लेंगे और उसको 100 ml के खाली शीशी में 20 ml डाल के आप एक कम्बिनेशन मिक्सचर बना लेंगे और इसको जो है 20 to 30 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पिएंगे। और ऊपर जो मैंने मेडिसिन बताई वो सब भी लेंगे। अगर बुखार इसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा है तो चाइना 30 CH 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इसको ले सकते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर है तो हीमामेलिस 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार ले सकते हैं। और बाकी सारी दवाइयाँ जैसे मैंने बताई वो सब फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक में। आयुर्वेदिक में जनरली ये सारी मेडिसिन दी जाती है। पतंजलि की डेंगू नील आती है, 2 टैबलेट 2 बार या 3 बार डेली लें। दूसरा, अगर आपको बुखार है तो आप खाना खाने के पहले ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी प्लस सुदर्शन और महासुदर्शन वटी एक एक या 2-2 गोली, अगर बड़े हैं तो 2-2 गोली खाएंगे। खाना खाने के बाद त्रिभुवन कीर्ति रस प्लस लक्ष्मी विलास प्लस संजीवनी वटी 2-2 गोली, बड़े हैं तो, छोटे हैं तो 1-1 गोली। अगर ज्वाइंट में दर्द है तो ऑर्थोग्रिड, शिलाजीत रसायन, चंद्रप्रभावटी,
केसोर गुगुल, एक एक गोली लेंगे। नाउ नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में काढ़ा पिए। काढ़ा में आप हल्दी, लौंग, इलायची, तुलसी, मुलेठी, काली मिर्च डाल के उसको 2 बार 3 बार पिए, जिससे आपको रिकवरी फास्ट होगी। अब योगा की बात करते हैं। योगा करने से आपको रिकवरी फेज में रिकवरी फास्ट होगा। आप योगा में प्राणायाम करें। प्राणायाम में आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कपालभाति, जिससे आपको रिकवरी फास्ट होगा। और जॉइंट एक्सरसाइज करें। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दिया हूँ, आप देखें योगा एक्सरसाइज। नाउ कंक्लूजन। मैंने डिटेल में आपको डेंगू के बारे में चर्चा किया, बताया, मॉस्किटो के बारे में, डेंगू के बारे में, उसका ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में एलोपैथी बताया, एलोपैथी ट्रीटमेंट बताया, अल्टरनेटिव पैथी भी मैंने बता दिया। अब आपको जिस पैथी पे विश्वास है वो ट्रीटमेंट कीजिए। सेकंड, आप तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं। थर्ड, माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ इन्फेक्शियस डिजीज, इसीलिए मेन एलोपैथिक ट्रीटमेंट कीजिए। साथ में आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक कर सकते हैं, जिससे आपको रिकवरी फास्ट होगा। चलिए टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं, दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इसको फ़ायदा मिले और इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप भी पुण्य के भागी बने। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।